आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, और इस हिस्से में बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने वाली स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नए ट्वीट पर हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इस ट्वीट में ग्रेटा ने किसान आंदोलन के समर्थन में होने वाली तैयारियों का जिक्र किया, लेकिन बाद में उसे डिलीट भी कर दिया। इसके बाद ये चर्चा गर्म है कि किसानों के नाम पर हुआ इंटरनेशनल कोई साजिश रची जा रही थी, जिसका खुलासा अब हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जिसमें भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्लान बताया गया और योजना के तहत 5 चरणों में दबाव बनाने की बात कही गई। लोगों से कहा गया कि ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचें, किसान आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने वाली तस्वीरें, ईमेल शेयर करें, आंदोलन से जुड़े फोटो और वीडियो 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक ट्विटर पर पोस्ट करने की सलाह दी गई और भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन का तरीका बताया गया। हालांकि ग्रेटा ने जल्दी ही ये ट्वीट डिलीट कर दिया, इसीलिए माना गया कि उन्होंने गलती से एक्शन प्लान शेयर कर दिया था। इसके बाद ग्रेटा पर हमला शुरू हो गया। कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि इस बेवकूफ लड़की ने लेफ्ट वालों के लिए सबसे बड़ी गलती कर दी है। भारत को अस्थिर करने के उनके इंटरनेशनल प्लान को ट्वीट कर दिया है जो कॉन्फिडेंशियल रहा है। सब पप्पू एक ही टीम में हैं। हा हा हा, जोकरों का समूह। हालांकि ग्रेटा थनबर्ग ने अपना ट्वीट डिलीट करके उसकी जगह दूसरा ट्वीट किया जिसमें 26 जनवरी का प्लान हटा दिया गया। नए टूलकिट में भी लोगों से किसानों के समर्थन में ट्विटर पर साथ आने की अपील की गई। इसके अलावा यूएन से लेकर ब्रिटिश सांसदों तक को ऑनलाइन पिटीशन भेजने का प्लान बताया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के आधार पर लोगों को भड़काने के आरोप में एक एफआईआर दर्ज कर ली है जिसमें आपराधिक साजिश करने और समूहों में दुश्मनी बढ़ाने का आरोप है। एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है। इसके जवाब में ग्रेटा ने फिर ट्वीट किया और दावा किया कि अभी भी वो किसानों के साथ खड़ी हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए जा रहे थे उस सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस एफआईआर में पर्यावरणविद एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का नाम नहीं है। गुरुवार शाम को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी क्राइम प्रवीण रंजन ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी कर रही है और पुलिस को पता चला है कि करीब 300 से ज्यादा ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जिनके किसान आंदोलन के नाम पर भारत सरकार के खिलाफ ट्वीट्स किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान पुलिस को एक अकाउंट के जरिए एक दस्तावेज मिला है जो एक टूल किट है जिसमें प्रायर एक्शन प्लान नाम का एक सेक्शन है। इसमें किसान आंदोलन के दौरान क्या करना है ये कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 23 जनवरी से लगातार किसान आंदोलन को लेकर काफी ट्वीट्स करने हैं। 26 जनवरी को दिल्ली की सीमा के पास होने वाले मार्च में शिरकत करनी है और वापस सीमा में आना है। इसको सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। तो दिल्ली पुलिस का वर्जन आपने सुना। भारत में चल रहे किसान आंदोलन को विदेशियों से मिल रहे समर्थन के बारे में जब आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, यह भी आपके लिए सुनना जरूरी है।
कौन है विदेशी कलाकार? रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा, इन जैसे कलाकारों ने। और मैं जगह पता कर रहा होगा, मैं उन्हें जानो। कौन है विदेशी कलाकार? रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा, इन जैसे कलाकारों ने। और मैं जगह पता कर रहा होगा, मैं उन्हें जानो। तो राकेश टिकैत ने यही कहा कि वो इन विदेशी कलाकारों को नहीं जानते, हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस बीच यूपी के रामपुर के डिबडिबा गांव पहुंची और 26 जनवरी को दिल्ली की ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं, लेकिन इससे भी बड़ा क्राइम शहीदों को आतंकी कहना और उनके आंदोलन को राजनीतिक साजिश के तौर पर देखना है। रिपोर्ट देखिए। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रामपुर के डिबडिबा गांव पहुंची और 26 जनवरी को दिल्ली की ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका ने नवरीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और काफी देर तक परिवार के साथ बैठकर उनको सांत्वना देती नजर आई। प्रियंका ने नवरीत के घरवालों से कहा कि आपके बेटे की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ, ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देखते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसके अलावा प्रियंका ने कहा कि किसानों का आंदोलन राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये हर देशवासी का आंदोलन है। हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मैंने वहाँ भी कहा कि सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हमारी सरकार, देश की जो सरकार है, वो पहचान नहीं रही है कि एक सच्चा संघर्ष है। इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, कोई नेता इसके पीछे नहीं है, कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है। ये दर्द है किसानों का, देशवासियों का दर्द है। दरअसल किसान नवरीत सिंह की मौत 26 जनवरी को दिल्ली के आईटीओ पर आंदोलन के दौरान हो गई थी। किसानों का आरोप है कि किसान नवरीत सिंह की मौत पुलिस की गोली से हुई है। शहीद हुआ है, हमें सबसे पहले तो इसे शत प्रणाम शहीद भाई को। ये अन्नदाता पे जो अस्मिता पे चोट के साथ जो मृत्यु हुई है, जो शहीद हुआ है हमारा साथी, इस साथी के आखिरी सांस तक की कसम है हमें, जब तक सरकार घुटनों पे नहीं आ जाएगी, अब किसान इस दिल्ली को छोड़ने वाला नहीं है। गोली से बात करना चाहते हो? कानूनों के अलावा जितने भाई शहीद हुए हैं, अब उनका भी हिसाब लिया जाएगा, एक एक शहीद का हिसाब लिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने 26 जनवरी को ही एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया था और कहा था कि पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि ट्रैक्टर पलटने से नवरीत की मौत हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है। साथ ही शरीर पर गोली का कोई भी निशान नहीं मिलने की बात भी सामने आई। लेकिन अब नवरीत की मौत पर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि अंतिम अरदास में प्रियंका गांधी रामपुर पहुंच गईं। हालांकि रामपुर जाने के दौरान उनके काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। राहत की बात ये रही कि कोई जख्मी नहीं हुआ। उधर रास्ते में हादसे के बाद प्रियंका अपनी गाड़ी का शीशा खुद साफ करती नजर आईं, ताकि ड्राइवर को साफ दिखाई दे। तो किसान आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी लगातार सियासत हो रही है, रास्ता निकल नहीं पा रहा है। लेकिन एक ऐसा प्रदेश है जो अब पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। बंगाल में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही वक्त बाकी है और चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। एक के बाद एक टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इन सब के बीच टीएमसी के बड़े नेता अरूप रॉय ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि जो लोग टीएमसी छोड़कर गए हैं उन्हें बाद में देख लिया जाएगा। हालांकि टीएमसी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि बीजेपी के भी एक नेता ने टीएमसी का दामन थाम लिया है, यानी जोड़ तोड़ दोनों तरफ से चल रही है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर चली है, अब आप उसको रोक नहीं सकते।
चुनाव से पहले बंगाल में घमासान। आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, सोनार बांग्ला बनाएंगे। नेताओं की भगदड़ से ममता परेशान। बंगाल में इस बार चुनाव नहीं आसान। बाकुड़ार একটি করে আসন বুঝে নেব। बंगाल को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भारत माता के, भारत माता के। इसे लेकर 14 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। केंद्र सरकार के 8 मंत्री हर हफ्ते राज्य का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कोलकाता में ही डेरा डाल रखा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल जा रहे हैं और चुनावी सभाएं कर रहे हैं। माता के प्रधानमंत्री मोदी 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती पर कोलकाता पहुंचे थे और चर्चा है कि मार्च से वो भी राज्य में चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। इन सब के बीच लगातार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के पाला बदलने की खबर आ रही है। सुर्खियों में पलायन और भगदड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते आते ममता जी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। हर चीज के अंदर आपने बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया। तो क्या सही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी 10 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को घेर रही है? क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में अपनी सीटों की संख्या में 9 गुना और मत प्रतिशत में 4 गुना इजाफा करने वाली बीजेपी प्रदेश में 10 साल से कायम ममता बनर्जी के किले को ढहा देगी? আরো উন্নততর তৃণমূলের দিকে যাবে, আরো উন্নততর উন্নয়নের দিকে যাবে। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি। ওরা চায় বিসর্জন, আমরা চাই আপনজন। ওরা চায় কর্মসংকোচন, আমরা চাই কর্মসংস্থান। ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই না দাঙ্গা। তাই আপনাদের বলি, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अगर आक्रामक होकर प्रचार कर रही है तो उसकी एक बड़ी वजह है 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली कामयाबी। 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को राज्य में 42 में से केवल 2 सीटें मिली थी, मगर 2019 में उसके सांसदों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 10% से बढ़कर 40% हो गया। लेकिन ये सवाल अहम है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो जादू दिखाया वो क्या विधानसभा चुनाव में भी कायम रहेगा? ममता जी की छुट्टी करेंगे और कमल का निशान को आगे बढ़ाएंगे। तृणमूल नेता कहते हैं कि 2019 के चुनाव में परिस्थितियां अलग थी और बालाकोट हमले ने चुनावी अभियान का अलग रुख मोड़ दिया था। सौगत राय कहते हैं लोकसभा में बीजेपी को कई वजहों से बढ़त मिल गई, मगर उसके बाद टीएमसी ने काफी काम किया, जो दुरुस्त करना था किया, तो अभी हम मजबूत स्थिति में हैं। हमें 200 के करीब सीट मिल जाएगी। हालांकि बीजेपी दावा करती है कि उनके वोट बैंक बढ़ने का सिलसिला 2019 से पहले ही शुरू हो चुका था। इस बार बंगाल में विधानसभा चुनाव बीते कई चुनावों से अलग रहने वाला है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी का दावा सटीक बैठता है या ममता की घेरेबंदी। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और बंगाल के ताजा हालात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी राजीव शर्मा। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, ममता बनर्जी कद्दावर नेता हैं और उन्हें चुनौती दे रही है बीजेपी।
उन्हें बिल्कुल चित कर देना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। लेकिन ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बार बार उनके जो बड़े कद के नेता हैं वो भी साथ छोड़कर जा रहे हैं। नेताओं कार्यकर्ताओं का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ जाना लगातार जारी है। ऐसे में अगर टीएमसी के बड़े नेता की ओर से इस तरह का बयान आता है कि जो जा रहे हैं टीएमसी छोड़कर उन्हें बाद में देख लेंगे, ये किस तरह की मनस्थिति को दर्शा रहा है? राजीव, बेहतर सवाल है शुभ्रा, और शायद चलिए वहां खबर जामा हमारे दर्शक इसके जरिए बंगाल को भी समझ पाएंगे। 4 फैक्टर हैं और चौथा जो बयान है इसको मैं सबसे आखिर में बताऊंगा। पहले 3 फैक्टर, एक तो एंटी इनकम्बेंसी का डर कि कहीं इतने दिनों बाद बंगाल की जनता नकार न दे, और जैसे हालात फिलहाल दिख रहे हैं। दूसरा, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती, उसमें 125 विधानसभा सीटें जीती, यानी 294 का अगर टोटल देखा जाए तो बीजेपी को 25 और सीटों में मेहनत करनी पड़ेगी और ममता बाहर हो जाएंगी। तीसरा, जो एग्रेसिव इस वक्त कैंपेनिंग बीजेपी के नेता वहां कर रहे हैं, उसके चलते कहीं बहुत ममता दबाव में हैं। अब चौथे पर आते हैं, जो वहां पर यह कहा गया है कि हम चुनाव के बाद देख लेंगे। तो दरअसल जब पार्टी जो सरकार चला रही हो उसके नेता ही अगर जाते हैं तो शुभ्रा, ये जाना यूं ही नहीं होता। ये जाना कहीं बहुत एक बड़ा भ्रम और वैक्यूम क्रिएट करता है उस वोटर के बीच में, जो वोटर ये मान के चल रहा है कि सरकार बेहतर है और अच्छा कर रही है। और इस स्थिति में एक बड़ा वोटर शिफ्ट हो सकता है, उसका फोकस चेंज हो सकता है। तो ममता और ममता के जो तमाम लीडर हैं वो इस घबराहट में है कि ये जो भ्रम क्रिएट हो रहा है और इसके चलते जो बीजेपी की एग्रेसिव कैंपेनिंग है उसमें कहीं बहुत सेंध बीजेपी ना लगा ले जाए। एक बात आपके जवाब से जो समझ में आ रही है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता लगातार रैलियां जो कर रहे हैं उसमें इस बात का जिक्र कर रहे हैं और वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाज जब डूबता है तो लोग उसे छोड़कर जाने की शुरुआत कर देते हैं, और वही टीएमसी के साथ हो रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है उससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बीजेपी इसे दिखा रही है, और अगर ऐसा करने में बीजेपी और उसके बड़े नेता जो लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उनके दौरे जारी हैं, अगर बीजेपी कामयाब होती है तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ममता बनर्जी के सामने चुनौती ये है कि वो इस भ्रम को, जिसे अगर भ्रम का नाम दिया जाए, कि वो स्थिति जमीन पर उतनी ज्यादा खराब नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, या बीजेपी अपनी रैलियों में जितनी दिखा रही है, इससे कैसे निपटा जाए? क्योंकि बीजेपी का प्रचार तंत्र जो है वो बहुत बड़ा है और वही सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है अभी राजीव बीजेपी टीएमसी के लिए। शुभ्रा, सरकार हमेशा अपनी कामयाबियों पर वोट मांगती है और विपक्ष हमेशा इस तरह के भ्रम का फायदा उठाता है। तो जितना ये भ्रम फैलेगा नेताओं के जाने से, ये बात पक्की है कि बीजेपी इसका जमकर फायदा उठाएगी और इस वक्त उठा भी रही है। ममता को हराना इतना आसान भी नहीं है, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक अपनी जमीन सीपीआई लेफ्ट के उस दौर में वहां पर बनाई और उस पर कब्जा करके अभी तक बैठी हुई है। तो बीजेपी ये भी नहीं सोच रही है कि वो ममता को अपने बूते हटा लेगी, लिहाजा जो ममता का साथ छोड़ रहे हैं उसके जरिए उनको अपने साथ मिलाकर और जनता में संदेश देकर कि पार्टी जो सरकार चला रही है, जब उसी के लोग उसे छोड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाला भविष्य टीएमसी के साथ कितना ज्यादा उहापोह भरा हो। लेकिन सवाल ये भी है राजीव कि वो जो लोग छोड़ करके ममता बनर्जी को जा रहे हैं, जो टीएमसी के बाद बीजेपी का दामन अब थाम रहे हैं, उनके लिए ग्राउंड पर चीजें जो है वो कितनी मुश्किल रहेंगी? क्योंकि इतना आसान तो होता नहीं है कि भाई बटन दबा दिया, अभी इस पार्टी में थे उस पार्टी में आ गए और जो वोटर्स उनको कन्विंस कर लिया। वोटर को कन्विंस करने में कितनी दिक्कत आएगी ममता बनर्जी के उन समर्थकों को जो छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी का कद जो है वही तो टीएमसी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। बात आप एकदम सही कह रही हैं। ममता बनर्जी अपने आप में वहां पर एक बड़ा कद है और उनके नाम पर वोट वहां पर ध्रुवीकरण होता है, वो और ममता के नाम पर पड़ता है। लेकिन ममता ने भी जो अपने जी राजीव पूरा कीजिए। जी, ममता ने भी जो अपने साथ में तमाम बड़े नेता, कद्दावर नेता रखे हुए थे, शुभेंदु अधिकारी से शुरुआत करें तो उनका एक बड़ी बेल्ट में खासा असर था। तो यहां पर अगर एक वोट बैंक शिफ्ट कर ले जाते हैं शुभेंदु अधिकारी, हालांकि ममता ने चुनौती देकर यह बात कही कि मैं नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ूंगी और इस वक्त उनके मंत्री भी कह रहे हैं बाद में देख लेंगे। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि ममता सत्ता में वापस लौट रही है और उसके बाद ऐसे इस तरह के बयान जो है वो टीएमसी को नुकसान ही पहुंचाएंगे आगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टीएमसी परेशान है जिस तरीके से उनके नेता एक के बाद एक बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए, पूरे विश्लेषण के लिए। चलिए वहां खबर जहां में आज के लिए इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरें आगे भी हैं इंडिया न्यूज पर। आप बने रहिए हमारे साथ।